प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि रानू चिड़िया की बकरी गौरी कव्वी के बागीचे के फूल और पौधे खा जाती है और एक रात गौरी कव्वी छुपकर उस बकरी को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। अब देखिए आगे का भाग। अगले दिन सुबह सुबह गौरी कव्वी का पति कालू कौवा शहर वाले जंगल से वापस आता है। वो अपने घर में जाने लगता है तो किसी के रोने की आवाज सुनता है। कालू कौवा घर के पीछे जाता है तो वहाँ बकरी थी। ये बकरी कहाँ से आ गई? लगता है गौरी ने मेरे पीछे से बकरी भी खरीद ली। कालू कौवा घर जाता है। गौरी, घर के पीछे जो बकरी खड़ी है वो कहाँ से खरीदी है? खरीदी नहीं है, उठा कर लाई हूँ। आप किसकी बकरी उठा लाई हो? रानू चिड़िया की। वो कमजोर चिड़िया अपनी बकरी को ऐसे ही खुला छोड़ देती है और उस बकरी ने मेरे बागीचे के सारे फूल खा लिए। आ जाऊंगी मैं उसे कसाई के पास लेकर, उसे बेचकर अपना सारा नुकसान पूरा करूंगी। रहने दो गौरी, उसे जाने दो। उस मासूम ने गलती से खा लिए होंगे। अच्छा, तुम्हें बहुत याद आ रही है उस पर। तुम ऐसा करो, मुझे 5,000 रुपए दे दो। मैं अपने नए पौधे ले आऊंगी और छोड़ दूंगी उस बकरी को। अब मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से ला कर दूं? अगर नहीं दे सकते तो चुप रहो और मेरे काम में पंख मत अड़ाओ। मुझे कुछ खाने को तो दे दो, भूख लग रही है। घर से राशन खत्म हो गया है, मैं जाती हूँ कबूतर चाचा की दुकान पर। सुबह जब रानू चिड़िया उठती है तो अपनी बकरी को छपरे के नीचे ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरी बकरी, मेरी स्वीटो बकरी कहाँ चली गई? रानू चिड़िया उड़ती है और जंगल में जाकर अपनी बकरी को ढूंढने लगती है। रानू चिड़िया लूसी कबूतरी से पूछती है, लूसी बहन, क्या आपने मेरी बकरी को कहीं देखा है? जब मैं सोकर उठी तो वो छपरे के नीचे नहीं थी। नहीं रानू, बड़ी अजीब बात है। कभी गौरी के बगीचे के पौधे गायब हो जाते हैं और आज तुम्हारी बकरी गायब हो गई है। ये जंगल में हो क्या रहा है? रानू चिड़िया तोते से पूछती है, मैना से पूछती है, लेकिन किसी को भी बकरी का नहीं मालूम था। गौरी कव्वी कबूतर चाचा की दुकान से राशन लेकर घर जा रही थी। रानू चिड़िया गौरी को रोकती है। गौरी बहन, मेरी बकरी ना जाने कहाँ चली गई है। आपने कहीं देखा है उसे? लो, मुझे क्या पता तेरी बकरी का। बकरी तुम्हारी है, तुम्हें ही उसकी रखवाली करनी चाहिए। मुझसे तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं ही उठा कर ले आई हूँ। गौरी बहन, मैं तो ऐसे ही आपसे पूछ रही थी कि शायद आपने मेरी बकरी को कहीं देखा हो। हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। रानू चिड़िया सामने से हट जाती है और गौरी कव्वी अपने घर की तरफ चली जाती है। घर जाकर गौरी कव्वी खाना बनाती है और फिर बकरी की रस्सी खोलकर कसाई की दुकान की तरफ चली जाती है। कसाई भाई, मैं ये बकरी बेचने आई हूँ। इस बकरी के मैं आपको 4,000 रुपए दूंगा। 4,000 क्यों? 5,000 में बेचूंगी। लेनी है तो लो, वरना मेरे पास और भी ग्राहक है। अगर इंसानों की बस्ती में गई तो वो 6,000 भी दे देंगे। अच्छा ठीक है कव्वी बहन, आप तो गुस्सा ही कर गई। फिर कसाई गौरी कव्वी से 5,000 के बदले वो बकरी ले लेता है और गौरी कव्वी खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अभी तक अपनी बकरी को ढूंढ रही थी। बुलबुल बहन, मेरी बकरी, मेरी स्वीटो बकरी, क्या आपने उसे देखा है? सुबह से वो खो गई है। रुको, मुझे याद करने दो, कहीं तो मैंने उसे देखा है। हाँ, याद आया, वो गौरी है। वो ही एक बकरी को रस्सी से पकड़े लेकर जा रही थी। शायद वो तुम्हारी ही बकरी हो। अच्छा, मुझे तो गौरी ने कुछ और ही बताया है। रानू चिड़िया गौरी के घर जाती है। गौरी की बच्ची, कहाँ है मेरी बकरी? तुम्हारी बकरी? उसे तो तुम अब भूल ही जाओ। अब तक तो कसाई उसे काट चुका होगा और वो कई पक्षियों के पेट में होगी। तुमने मेरी मासूम बकरी के साथ ऐसा क्यों किया? वो मेरे बागीचे के सारे पौधे खा गई और जो मुझसे पंगा लेता है उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। अपना पूरा बदला लेती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और कसाई की दुकान पर जाती है। कसाई की दुकान पर रानू चिड़िया की बकरी खड़ी थी। मेरी बकरी, भाई जी, ये मेरी बकरी है, इसे मुझे वापस दे दे। इसे मैं कैसे वापस दे दूं? पूरे 5,000 रुपए दिए हैं मैंने कव्वी को, तुम्हें मुफ्त में बकरी दे दूं? भाई जी, ये बकरी मेरी है। गौरी ने धोखे से ये बकरी बेची है, इसे मुझे वापस दे दे। पहले तुम मुझे 5,000 रुपए ला कर दो, फिर ही बकरी वापस मिलेगी, वरना चलती बनो। मेरे पास अभी 1,000 रुपए हैं, आप वो रख लें, बाकी के मैं बाद में दे दूंगी। मुझे सारे पैसे चाहिए, कल तक का समय है तुम्हारे पास, वरना कल के बाद मैं इसका मांस बेच आऊंगा। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
अब मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? कौन देगा मुझे? फिर रानू चिड़िया को किसान की पत्नी का ख्याल आता है। किसान की पत्नी मेरी मदद जरूर करेंगी। चिड़िया उड़ती है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। वो किसान के घर पहुंच जाती है। रानू चिड़िया सारी बात किसान की पत्नी को बताती है। चिड़िया रानी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पति के पास जरूर होंगे, आप उनसे जाकर ले। रानू चिड़िया खेत में किसान के पास जाती है और उससे पैसे मांगती है। निकल जाओ यहाँ से, तुम इतने पैसे लेकर चली जाओगी और क्या पता तुम वापस ही ना आओ। एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा मैं तुझे। रानू चिड़िया उदास होकर वहाँ से जाने लगती है कि एक बड़ा सा सांप खेत से निकलता है और किसान के पाँव पर काट लेता है। किसान वही नीचे गिर जाता है। मेरा पाँव, मेरा पाँव। किसान ऐसे कहते कहते बेहोश हो जाता है। रानू चिड़िया जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। किसान की पत्नी और रानू चिड़िया किसान को घर ले जाते हैं और वैजी को बुलाते हैं। इसको तो एक नाग ने काटा है, अब एक जड़ी बूटी ही है जो इसे बचा सकती है। वो जड़ी बूटी मेरे पास से खत्म हो गई है। वैजी, आप मुझे बताएं कहाँ से मिलेगी वो जड़ी बूटी? चिड़िया रानी, पहाड़ों वाले जंगल में जाओ, वहाँ घने जंगल में एक लाल रंग की जड़ी बूटी होगी। अगर जरा भी देरी की तो किसान यही मर जाएगा। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है। वो अपने पंख तेज तेज चलाती है। वो इंसानों की बस्ती से बाहर निकल जाती है और जल्दी से उड़ती हुई घने जंगल में पहुंच जाती है। वो इधर उधर जड़ी बूटी ढूंढती है। उसे झाड़ियों के दरमियान वो लाल रंग की जड़ी बूटी मिलती है। रानू चिड़िया जल्दी से वो जड़ी बूटी तोड़ती है। चिड़िया वो जड़ी बूटी लेकर जल्दी से वापस आती है। वैजी दवा किसान के पाँव पर लगा देते हैं। दवा असर करती है और किसान थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है। पति जी, आप ठीक हो गए। रानू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे क्या हुआ था? तुम्हें एक नाग ने काट लिया था। वो तो भला हो इस छोटी चिड़िया का ये दवा ले आई, वरना आज तुम बच ना पाते। चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। किसान जी, मेरी माँ ने यही सिखाया है कि दूसरों के लिए अपना मन साफ रखो और जिस किसी को भी मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करो। फिर किसान रानू चिड़िया को धन्यवाद कहता है और उसे 5,000 रुपए दे देता है। तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं, तुमने तो मेरा जीवन बचाया है। रानू चिड़िया खुश होकर वो पैसे ले जाती है और जाकर वो पैसे कसाई को दे देती है। कसाई रानू चिड़िया की बकरी उसे वापस कर देता है। मालकिन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसे छुपकर पौधे नहीं खाने चाहिए थे, मैंने आपको बहुत तंग किया। स्वीटो बकरी, ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ पूछे बिना नहीं खाते और ना ही उठाते हैं, ये भी चोरी होती है। आपने जो भी खाना है तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसे छुप छुप कर दूसरों की चीज़ें मत खाना, ये बहुत बुरी बात है। अब आइंदा मुझे ऐसी कोई शिकायत ना मिले। फिर स्वीटो बकरी रानू चिड़िया से माफी मांगती है और रानू चिड़िया स्वीटो बकरी को साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया वाला जंगल अब सूख चुका था। पेड़ अब फल नहीं देते थे और दाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। पक्षी इस बात से बहुत परेशान थे। कबूतर कबूतर, मुझे कोई फल दे दो, सुबह से भूखा हूँ, कभी इधर उड़ रहा हूँ तो कभी उधर, मेरा तो बुरा हाल हो गया है भूख से। कालू, मैं तो खुद भूखा हूँ, जो दाना इकट्ठा किया था वो तो खत्म हो गया। अब इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, हमें किसी और जंगल की तरफ जाना चाहिए। मेरे मामा जी ने बताया था कि सागर वाला जंगल हरा भरा है, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, आज हम सब जाकर अपना ज़रूरी सामान बांध लेते हैं और फिर इकट्ठे दूसरे जंगल जाएंगे। मैं जाकर रानू चिड़िया को भी बताता हूँ, वो भी अपनी तैयारी कर लेगी। तोता रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू, हम सब ने फैसला किया है कि हम सागर वाले जंगल जा रहे हैं, तुम भी अपनी तैयारी कर लो। लेकिन तोते भैया, मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते, मैं कैसे सफ़र करूँगी? लेकिन यहाँ पर रहकर कोई फ़ायदा नहीं, दाना तो अब जंगल में ख़त्म हो गया है। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपना सामान बांध लेती हूँ। बड़े नीम के पेड़ के पास आ जाना दोपहर को। तोता वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया अपने घर से कुछ ज़रूरी कपड़े लेती है।
उन्हें बैग में डालती है। अम्मा, आप कैसे इतना सामान लेकर उड़ेंगी? हमें तो अभी उड़ना भी नहीं आता। मैं आप दोनों का घोंसला अपनी पीठ पर रख लूँगी और रास्ते में अगर थक गई तो अपने दोस्तों को बता दूँगी। वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर रानो चिड़िया बड़े नीम के पेड़ के पास चली जा है। बाकी पक्षी भी वहाँ आ गए थे। देखो रानो चिड़िया, हम तुम्हें पहले ही एक बात बता देते हैं कि हमने दूसरे जंगल जल्दी पहुंचना है, तो रास्ते में कहीं भी रुकना मत। वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। बहुत तेज धूप और रानो चिड़िया के सामान और अपने ऊपर रखे घोंसले की वजह से रानो चिड़िया जल्दी ही थक जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की छांव में अपना घोंसला रख देती है। कालू कौवा उड़ते उड़ते पीछे मुड़कर देखता है। रानो चिड़िया तो पेड़ पर बैठ गई है। हमें रानो चिड़िया को साथ लेकर जाना होगा। नहीं, हमने अगर देर की तो उस जंगल में दूसरे जंगल से पक्षी आकर अपने घोंसले बना लेंगे। मेरे मामा जी ने बताया था कि वो जंगल उल्लुओं को बहुत पसंद है। अगर वो हमसे पहले पहुंच गए तो वो हमें वहां रहने नहीं देंगे। फिर तो हमें जल्दी जाना चाहिए। रानो चिड़िया तो रास्ते में कई बार रुकेगी। हाँ, जल्दी चलो। वो सब रानो चिड़िया को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। रानो चिड़िया जाते हुए उनको देख रही थी। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मम्मा, आपने तो कहा था कि आपके दोस्त आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। बेटा, मैं तो उनको अपना सच्चा दोस्त मानती थी। मुझे क्या पता था कि वो मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ जाएंगे। मम्मा, भूख लग रही है। बच्चों, आप दोनों यहीं बैठो, मैं देखती हूँ, शायद कोई चीज़ खाने को मिल जाए। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ बिठाकर उड़ती है। वो दाने की तलाश में इधर उधर उड़ती है। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती नदी के पास पहुँच जाती है। नदी किनारे उसे कुछ मकई के दाने नजर आते हैं। वो वहाँ जाती है और उन दानों को उठाती है। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों को भूखा रहने से बचा लिया। रानो चिड़िया वो दाने उठाकर अपने बच्चों के पास जाती है। बच्चे दाना खाने लगते हैं। जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही थी, गर्मी की शिद्दत भी उतनी ही ज़्यादा हो रही थी। इतनी गर्मी में रानो चिड़िया के लिए अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ना बहुत ही मुश्किल था। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया को एक बैलगाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। रानो चिड़िया देखती है कि एक इंसान बैलगाड़ी चलाते हुए जंगल में आता है। वो बैलगाड़ी रोकता है और अपना कुल्हाड़ा उठाकर पास वाले पेड़ को काटना शुरू कर देता है। वो ज़ोर ज़ोर से कुल्हाड़ा चलाकर लकड़ियाँ काट लेता है और उन लकड़ियों को अपनी बैलगाड़ी पर लाद लेता है। रानो चिड़िया उस इंसान के पास जाती है। इंसान, मैं दूसरे जंगल जा रही थी, लेकिन मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, वो उड़ नहीं सकते। आप मुझे भी अपने साथ इंसानों की बस्ती में ले जाए। वहाँ पर जाकर मुझे किसान के घर छोड़ आइएगा। ठीक है, तुम अपना घोंसला इन लकड़ियों के ऊपर रख लो। रानो चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। मम्मा, इंसान तो बुरे होते हैं, वो पक्षियों को मार देते हैं। फिर आप उस इंसान के पास क्यों गई? बेटी, सब इंसान बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। जैसे ये मुझे इंसानों की बस्ती में ले जाकर मेरी मदद करेंगे और वहाँ इंसानों की बस्ती में एक किसान का घर है। किसान की पत्नी बहुत अच्छी है, वो भी हमारी मदद ज़रूर करेगी। फिर रानो चिड़िया अपना घोंसला उठाकर बैलगाड़ी पर लकड़ियों के ऊपर रख देती है। लकड़हारा इंसान बैलगाड़ी को चलाता है। बंजर ज़मीन की वजह से बैलगाड़ी कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ हो जाती है। रानो चिड़िया का घोंसला भी कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ हिलता है। रानो चिड़िया बहुत मजबूती से अपने घोंसले को पकड़े रखती है। वो लकड़हारा इंसान पहले अपने घर जाता है। वो लकड़ियाँ उठाकर अपने घर रख देता है और फिर बैलगाड़ी को चलाकर किसान के घर जाता है। वो किसान के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। किसान दरवाज़ा खोलता है। क्या बात है लकड़हारे? ये चिड़िया मुझे बीच रास्ते में मिली थी, कह रही थी मुझे किसान के घर छोड़ाओ। इतने में किसान की पत्नी भी बाहर आ जाती है। वो रानो चिड़िया को देखकर खुश हो जाती है।
कैसी हो आप रानो चिड़िया? माँ जी, हमारा जंगल सूख गया। मेरे दोस्त मुझे बीच रास्ते छोड़ के, क्या मैं आपके पेड़ पर अपना घोंसला रख लूँ और यहाँ रहना शुरू कर दूँ? बिल्कुल नहीं, जाओ, यहाँ से आई हो वहाँ वापस चली जाओ। पति जी, ये वही चिड़िया है जिसने आपकी जान बचाई थी। आपको याद है जब एक बार आप बहुत बीमार हो गए थे, तब मुझे वैद्य जी ने कहा था कि जंगल से जड़ी बूटी लाकर अपने पति को खिलाओ, तभी वो ठीक होंगे। मैं जंगल गई, मुझे वो जड़ी बूटी नहीं मिली। मैं वहाँ बैठकर रोने लग गई। बहुत से पक्षी मुझे देखकर गुजर गए, लेकिन रानो चिड़िया ने मेरी बहुत मदद की, मुझे वो जड़ी बूटी ला कर दी। मुझे माफ़ कर दो रानो चिड़िया, तुमने तो मेरी जान बचाई है। तुम जब तक चाहो इस पेड़ पर रह सकती हो। फिर किसान अपने घर के आंगन में लगे पेड़ पर रानो चिड़िया को एक छोटा सा घर बना कर देता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी अपने घर में सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बुढ़िया, क्या काम है? क्यों मेरे घर का दरवाजा तोड़ रही हो? मैं कालू की माँ हूँ। मैं कुछ दिन अपने बेटे के पास रहने आई हूँ बहू रानी। मैंने अभी कल ही कालू से कहा था कि जाकर तुमसे मिलाए और तुम आ गई हो मुंह उठाकर। कालू की माँ घर में चली जाती है। गोरी कौवी उसे घूर घूर कर देखे जा रही थी। बहू, मैं एक दिन में 2 ही दाने खाती हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं ज्यादा भोजन नहीं खाऊंगी। ज्यादा भोजन मिलेगा भी नहीं, जितना मेहनती आपका बेटा है आपको अच्छे से मालूम है। आज तो गोरी ये मीठा फल देखकर खुश हो जाएगी। कालू कौवा मीठा फल लेकर घर जाता है। माँ, आप कब आई हैं? अच्छा ही किया जो आप आ गईं। मैं भी आपसे बहुत उदास था। मैं थोड़ी ही देर पहले आई हूँ बेटा। ये मीठा फल तुम मेरे लिए लाए हो ना? मैं लाया तो तुम्हारे लिए ही था, मगर अब माँ आ गई है, माँ खा लेगी, तुम वो चनों के दाने खा लो। फिर कालू वो मीठा फल अपनी माँ को दे देता है और गोरी बहुत गुस्से से उसे देख रही थी। मेरा पोता कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आया। जग्गू भी बाहर से खेलकर घर आ जाता है। दादो दादो, मेरी दादो आई हैं। चलो अब पीछे हट जाओ, इसे खांसी आ रही है, ऐसा ना हो कि तुम भी बीमार हो जाओ। गोरी, शर्म करो, दादी हैं ये मेरे बेटे की। तो क्या हम सब बीमार हो जाएं इस बुढ़िया की वजह से? 3 घोंसले हैं और अब तुम्हारी माँ कहाँ सोएगी? अगर इतना ही प्यार है माँ से तो माँ के लिए घोंसला भी बना कर रखना था। मेरी चिंता ना करें बेटी, मैं फर्श पर ही सो जाऊंगी। नहीं माँ, आप घोंसले में सो जाएं और मैं चिड़िया के घर चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। गोरी की सास का ध्यान दूसरी तरफ था, वो जग्गू से बातें कर रही थी। कल मैं अपने पोते को जंगल की सैर करवाने लेकर जाऊंगी। पीछे से गोरी कौवी एक घोंसले में पानी का गिलास डालकर उसे गीला कर देती है। रात हो जाती है। बहू रानी, ये घोंसला तो बहुत गीला है। तो मैं क्या करूं? आ जाओ मेरे साथ सो जाओ। मगर कालू की माँ गीले घोंसले में ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू, ये ले, ये खिचड़ी माँ जी के लिए ले जाए। शुक्रिया चिड़िया बहन, माँ को खिचड़ी बहुत पसंद है। माँ, मैं आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ। मेरे बेटे को मालूम है कि मुझे खिचड़ी पसंद है, इसलिए मेरा बेटा मेरे लिए खिचड़ी लाया है। अब माँ की ही सेवा करते रहोगे? जाओ, मेरे लिए भी कोई सूखा दाना ले आओ। जग्गू कहाँ है? मैंने कल भी उसे कहा था कि मेरे साथ दाना लेने जाए। अभी छोटा है मेरा बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ है। फिर कालू गुस्से में घर से निकलता है। लाओ बुढ़िया, ये खिचड़ी तुम मुझे दो और तुम ये चने खा लो। इस उम्र में खिचड़ी खाकर तुम क्या करोगी? मगर मेरा बेटा। गोरी वो खिचड़ी कालू की माँ के आगे से उठा लेती है और खुद खा लेती है। खेलता खेलता जग्गू कौवा बड़े पेड़ के पास चला जाता है। वो बैठा मट्टी के साथ खेल रहा था कि पीछे से खतरनाक नाग आ जाता है।
ताजा ताजा कौवा मिलेगा खाने को। मैं इसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता हूँ। वो नाग आहिस्ता आहिस्ता जग्गू की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मगर वो नाग उसे अपनी गुफा में ले जाता है। तोता ये सब देख लेता है। वो भागता है और जाकर गौरी कवि को बताता है। गौरी, गौरी, तुम्हारे बेटे को नाग ने पकड़ लिया है। वो उसे अपनी गुफा में ले गया है। ये क्या कह रहे हो मिठू? मेरा जग्गू, जब से ये मनहूस सांस आई है सारे ही काम उल्ट हो रहे हैं। गौरी भागती है। मिठू बेटा, कहाँ है उस सांप की गुफा? बड़े पेड़ के पास। वो जग्गू को अपनी गुफा में ले गया है। गौरी की सास भी पीछे पीछे उड़ती है। चिड़िया, चिड़िया, कालू यहाँ है क्या? नहीं गौरी बहन, कालू तो सुबह से मेरे पास नहीं आया। मेरे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है। चिड़िया, कालू मिल नहीं रहा। कौवे, क्या तुम्हें खाने से मेरा रंग तो नहीं काला होगा? प्लीज मुझे जाने दे, मैं तो यहाँ खेलने आया था। चिंता ना करो, आज की रात मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने 2 मेंढक खाए हैं। मैं तुम्हें कल खाऊंगा। और हाँ, याद रखना, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डस कर मार दूंगा। कालू, तुम यहाँ बैठे हो और हमारे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है। कब? कहाँ है जग्गू? बड़े पेड़ के पास गुफा में ले गया है वो सांप हमारे जग्गू को। फिर गौरी और कालू वहाँ से उड़ते हैं। गौरी, वहाँ उस गुफा में लेकर गया है वो नाग तुम्हारे बेटे को। कालू जाओ, तुम गुफा के अंदर जाओ और मेरे बेटे को उस नाग से बचा लो। गौरी, वो नाग बहुत खतरनाक है। मैं अकेला कैसे मुकाबला कर सकता हूँ उस नाग का? तुम भी मेरे साथ आओ। कालू, तुम्हें मालूम तो है मुझे नाग से बहुत डर लगता है। कालू की माँ भी पूछते पूछते वहाँ आ जाती है। कहाँ है वो नाग जिसने मेरे पोते को पकड़ा है? कहाँ है वो उस सामने वाली गुफा में है। बिना कुछ सोचे कालू की माँ उस गुफा की तरफ उड़ती है। वो गुफा में चली जाती है। बूढ़ी कौवी, मरने आई हो क्या तुम यहाँ? दादो, मुझे बचा लो। तो इसका मतलब दादी और पोता 2 भोजन मिलेंगे मुझे आज। तुम मुझे तो मार सकते हो, मगर मैं अपने पोते को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। सांप आगे बढ़ता है। जग्गू बेटा, मेरे पीछे आ जाओ। जग्गू की दादी भी अपने पंजों से नाग पर हमला करती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू बेटा, आप यहाँ से भाग जाओ, आप बाहर चले जाओ। मगर दादो, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जाओ मेरे जग्गू, तुम जाओ यहाँ से। फिर जग्गू गुफा से बाहर चला जाता है। गौरी अपने बेटे को सुरक्षित देखकर उसे गले से लगा लेती है। मेरी दादो गुफा में नाग से लड़ रही है। पापा दादो को बचा लें, वो नाग मेरी दादो को मार देगा। इतने में लहूलुहान जग्गू की दादो गुफा से बाहर आती है और आकर उनके पास गिर जाती है। जग्गू बेटा, आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ दादो। माँ, आपको तो नाग ने डस लिया है। मैं अभी आपको बुलबुल के पास लेकर जाता हूँ। नहीं बेटा, अब मेरे पास समय नहीं है। माँ, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। मैंने आपसे बहुत लड़ाई की और आपने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई है।
बहू, आप जितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए आप बच्चे ही हो। और माँ बाप कभी अपने बच्चों की बातों का बुरा नहीं मनाते। कालू की माँ मर जाती है। जग्गू बच गया था। गौरी और कालू जग्गू को लेकर घर वापस चले जाते हैं। कालू, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गौरी, जब समय गुजर जाए तो पछताने का कोई फायदा नहीं होता। अब मेरी माँ कभी लौट कर आने वाली नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा बड़ों की इज्जत करें, क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। आपका धन्यवाद।